हेलो दोस्तों। तो आरआरबी 2026 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ्स का तो 25 क्वेश्चन होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2025 में जो भी पूरा ग्रुप डी में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था, करीब 101 शिफ्ट था। ओके, तो टोटल 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो मैथ्स का भी 101 शिफ्ट था, तो 101 शिफ्ट और गुणा 25 करेंगे तो 2025 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट 2026 में अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो 2025 में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, एटलीस्ट जो पैटर्न है वो तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ। ये डे 2 है। इससे पहले डे 1 में मैं पूरा 2025 में जो भी क्वेश्चन हुआ था, शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का मतलब 27 नवंबर को पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट जो भी मैथ्स का क्वेश्चन था, पूरा मैं कर लिया था। ओके, और डे 1 जो मैं था वो था 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट। ओके, मतलब 27 नवंबर को जो शिफ्ट तीसरा था, उसको मैं डे 1 नाम दिया था। ओके, तो आज मैं डे 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब 28 नवंबर को जो पहला शिफ्ट था, उसका हम पूरा मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो अगर आप सीरियस हो 2026 का जो एग्ज़ाम आएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे होगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम डेट जल्दी से आने ही वाला होगा, तो आपको प्रैक्टिस जल्दी से पूरा करना चाहिए आपको। ओके, तो इस वीडियो को आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। आज डे 2 है। आज होगा हमारा 28 नवंबर का शिफ्ट। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन पहला। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पहला है। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मतलब सरलीकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। जब भी इस तरीके का हो, आपको क्या करना है, आपको वो डेसिमल पे ध्यान देना है। यहाँ डेसिमल कितना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब ऊपर में 4 संख्या के बाद डेसिमल हो गया। वैसे ही नीचे देखेंगे तो नीचे भी 4 संख्या के बाद डेसिमल है। तो बराबर संख्या के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे आप डेसिमल अब भूल जाइए। ओके, तो मतलब अब हम इसको मान लेते हैं 1.25 का स्क्वायर है। सॉरी, ये हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये दशमलव को अब भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। फिर से ये हो जाएगा 225 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर। उसके बाद ये वैसे ही रहेगा 7/2। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो ये आएगा, एक बार जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से नीचे वाले को भी एक बार जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 225 और 25, 250, 250 और 100, 350। तो ये जोड़ लिए। अब घटाएंगे तो ये आएगा 225 में से 125, 100। उसके बाद ये आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको काट लेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। उसके बाद ये 5 एकम, 5 सत्ते, 7 एकम, 7 एकम। उसके बाद ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और सब कुछ तो कट चुका है। अब यहाँ पे मतलब 1 आएगा, मतलब 1 गुणा 1 आया, 1 गुणा 1 इस तरीके से आया। तो जो भी आएगा, जब भी इस तरीके से हो तो हमेशा 1 ही आता है आंसर। ओके, मतलब इसका हम सिंप्लीफाई किए, सरल किए तो आया 1। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए अनुपात बी बराबर 1:3, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो जब भी इस तरीके का दिया हो और हमें पूरा दिया है, मतलब ए बी सी डी निकालना हो, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी इस तरीके से लिखेंगे, और कितना दिया है, 1:3 है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी के आगे सी तो लिखेंगे, बट इसके आगे नहीं लिख सकते, ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तो कितना है बी अनुपात सी, 4:3 है। तो इस तरीके से हम लाइन छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद बी अनुपात सी लिख लिए, उसके बाद सी अनुपात डी, तो ये हो जाएगा सी अनुपात डी। अब हम इसके आगे नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तो ये दिया है 6:7, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद हम ये जो देख रहे हैं आप 3, है ना, 3 को हम आगे खसका देंगे। इसी के आगे खसकाना है, नीचे नहीं खसकाना है, ना ही इस साइड खसकाना है। 3 के आगे यहाँ पे खाली जगह है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे। ओके, अब ये अगला लाइन हम देखते हैं। तो 4 के आगे यहाँ पे एक जगह है, तो 4 वाले को इधर खसका देंगे, तो ये 4 यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे 3 है। 3 यहाँ पहले से था, इसके बाजू में खाली जगह इधर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उसी तरीके से ये तीसरा वाला लाइन,
तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो खाली जगह है, ये 6 को इधर खसका देंगे, तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, और बीच में पूरा अनुपात है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। तो एक लाइन हम इस तरीके से खींचेंगे। अब ये जो आया है इसका हम गुणा करेंगे, ऐसा ऐसा गुणा नहीं करना है, ऐसा ऐसा गुणा करना है, खड़ा खड़ा। ओके, तो इसका खड़ा खड़ा मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 12 छीक 72। उसी तरीके से इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 छीक 54। उसी तरीके से इसका 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। उसके बाद हम इसको, आप देख सकते हैं ऑप्शन में तो ये नहीं आ रहा है, मतलब इसका हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो इसको तो 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं जाता है, 3 से भाग देते हैं। तो 3 7 21, 3 8 24, ये आएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 3 छक्के नहीं 3 चौक 12, वैसे 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, 3 8 24, वैसे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ चुका है 8 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21। तो कौन सा ऑप्शन है? 8 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21, ये पहला ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 10 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं, मतलब 324 रुपये अधिक मिल रहा है, तो एक को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो हमें ए का राशि निकालना है। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी डी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये दिया है 10 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 5। ओके, और साथ में ये भी दिया है सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलता है, तो हमें ए का निकालना है। तो क्वेश्चन में तो हमें निकालना है ए का, और क्वेश्चन में ये भी दिया है सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलता है। सी को मिल रहा है कितना? बी से, सी को मिल रहा है बी से 324 रुपये अधिक पैसा मिल रहा है, बट हमें रेशियो में देखना है। तो रेशियो में सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है? बी से 2 ज़्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया है 334 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, बट रेशियो में कितना ज़्यादा है? 2 रुपये ज़्यादा है, मतलब 2 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 334 भागित 2, मतलब 334 का मान है 2। तो हमें किसका निकालना है? क्वेश्चन में बोला है ए का, तो ए का हमें 10 से गुणा करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए का रुपया आ जाएगा। तो ये 2 एकम 2 एकम 2 चक्के 2 सत्ते, तो ये आ जाएगा 167 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 1670, मतलब 1670। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। आप ये भी देख सकते हो, इसको करने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट से, मतलब जब हम इसका गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ऑप्शन 3 ही ऑप्शन सिर्फ में 0 है, मतलब यूनिट डिजिट पे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 5 cos a बराबर 4 है, तो हमें निकालना है 3 रूट कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है a -1, ब्रैकेट नहीं बटे में है, 4 रूट सेक स्क्वायर a -1। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं 1 - 10 स्क्वायर, सॉरी ये प्लस रहता है, 1 + 10 स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। ओके, ये आप फॉर्मूला आपको याद है। तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर ये हमें निकालना है, सेक स्क्वायर 1 उधर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर -1 इस साइड चले गया, तो ये बचेगा 10 स्क्वायर। ओके, तो ये आ चुका है 10 स्क्वायर ए। वैसे ही ऊपर वाला ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये 10 स्क्वायर ए आ गया। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो ये 2 फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे सीधा। तो ये हम 3, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए -1 की जगह कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट ए हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए, और कॉट से मतलब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 10 ए हो जाएगा, तो 4 10 ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है कॉट ए और 4 10 ए, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना? दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे 3/4 कॉट होता है 10 का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1/10 स्क्वायर ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉस ए दिया है 4/5,
तो यहाँ पे cos a, यहाँ पे जब हम रखेंगे, अगर ये a है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये ट्रिपलेट होता है। तो cot a यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा हमारा 4/3। अगर 10 होता तो अपोजिट अपॉन एडिसेंट, तो यहाँ पे cot है तो एडिसेंट अपॉन cot, एडिसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा यहाँ से। तो cot a बराबर 4/3 हम यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 पहले से है, और cot स्क्वायर a इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक 3 कट जाएगा, इससे एक 4 कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे बचेगा 4/3। ओके, तो ये आ चुका है इसका आंसर 4/3, ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूरे शिफ्ट में, मतलब पूरा जो 101 शिफ्ट हुआ था, वो हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो इसका करने का देखिए, अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये कम से कम 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप मात्र इसे 40 सेकंड में कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता था कि इसे आप 5 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन नहीं दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको एक मेथड यूज़ करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है टीवी की कीमत से 50% कम है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन और टीवी, तो टीवी कितना कम है? नहीं, टीवी कम कम नहीं है। टीवी की कीमत से 50% कम है वॉशिंग मशीन। तो ये अगर टीवी 100 है तो इसका 50% कितना हो जाएगा? टीवी हो जाएगा 50। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको काट लेंगे, 50 से कम 50 दूनी, तो ये रेशियो आ गया है 1:2 का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 4 वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4। उसी तरीके से 2 टीवी बोला है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ये 4 4 फिर से आ गया, तो इसको फिर से हम रेशियो ले लेंगे, तो ये 1:1 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 33% बढ़ जाती है। उसके बाद बोला है टीवी 13% कम हो जाती है। ओके, उसके बाद हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। प्रतिशत परिवर्तन हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके, किस तरीके से? देखिए, ये जो है +33 -33, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे +33 -13 बटे में 1 और 1 को हम जोड़ लेंगे तो 2 आएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, नीचे 2, तो ये आ चुका है 10। तो 10% परिवर्तन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है मिश्र धन का निकालना है मतलब, और ये है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर नहीं भी लिखना है तो सर्कल मैं आपको इसको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, वहाँ पर इसको आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, मतलब आंसर कर सकते हैं। तो हमें दिया है 2800 मूलधन, ये है 100% का मान, और हमें मिश्र धन निकालना है। तो 2 साल का मिश्र धन हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% वार्षिक दर से, तो ये हो जाएगा 10 10 20 20 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 21% आ जाएगा 2 साल का ब्याज। तो हमें मिश्र धन निकालना है तो 121 से हम गुणा करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 121 गुणा 28 करेंगे तो यूनिट डिजिट से आ रहा है ऑप्शन 2। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट आ रहा है 8, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मात्र आप इतना लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लेगा। तो ये है समय और कार्य का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें लिख लेते हैं जो जो दिया है, ए प्लस बी दिया है 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18, तो बी का एफिशिएंसी आ गया 2, मतलब ये 2, और दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो बी का तो 2 है, तो ए का बचा 1, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो ए का एफिशिएंसी ए आ गया। अब क्वेश्चन में बोला ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लेगा। इसका टोटल वर्क ये है, इसी का दुगना, तो 18 गुना 2, ये करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी से इसको भाग कर देंगे तो ए का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो 1 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 18 दूनी 36, तो इसको 36 दिन लग जाएगा इतना काम करने में। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक तरीके से सिम्प्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, बट हमें x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे यहाँ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग है, भाग को सबसे पहले हम गुणा में बदल देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 गुणा 7 रूट 7 भाग हो जाएगा गुणा, और ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये आप हमेशा याद रखिए, भाग को गुणा करना है मतलब भाग को गुणे में बदलना है। तो अगर ये इस तरीके से हो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता और भाग को गुणा में बदल रहे हैं तो ये माइनस हो जाता। ओके, उसके बाद इसको हम वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये 7 5/2 है, तो ये तो वैसे 7 और इसको 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम 5/2 को इस तरीके से हम लिख लेंगे। बेसिकली ये रूट 7 की पावर 5 है। ओके, अब ये कैसे आया तो चलिए बता ही देता हूँ आपको। तो ये 7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको 1/2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको तो हम जानते हैं, ये होता है रूट 7, जब 1/2 हो तो इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और ये गुणा ऊपर गुणा है मतलब पावर में 5 आ जाएगा। ओके, 1 × 5 मतलब 1 × 5 5 ही होता है, तो इसका मतलब ये आ चुका है ये। ओके, यही हम लिखे थे यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये आ चुका है पावर 5 गुणा 7 रूट 7, ये आ गया रूट 7 की पावर 5 बराबर 7 की पावर 2x प्लस 3। तो ये देख सकते हैं 7 की पावर 5 ये आ गया गुणा 7 रूट 7, और रूट 7 आप देख सकते हैं ये रूट 7 है, ये भी रूट 7 है। तो एक काम करते हैं, रूट 7 और रूट 7 जब नीचे बेस बराबर है तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब घात में 1 है, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। तो ये आ चुका है रूट 7 की पावर 6 बराबर, ये हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3। तो अब आप देख सकते हैं रूट 7 का हमें पावर 6 करना है, तो कैसे करेंगे इसका, तो रूट 7 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, इसका भी क्यूब। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2, है ना, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ 7 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 5 गुणा 7 गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुणा ही है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 लिखेंगे, नहीं नहीं 7 की पावर 2 क्यों, रूट 7 तो अब ये हो जाएगा सिर्फ 2 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये पावर में 3 बराबर 7 की पावर 2x प्लस 3। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बेस सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 5 और ये 1 6 हो जाएगा, फिर से 6 और ये 3 9, तो 7 की पावर 9 आ जाएगा बराबर 7 की पावर 2x प्लस 3। तो नीचे बेस बराबर है तो ऊपर घात बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बराबर, घात वाले को हम लिखेंगे बराबर कर लेंगे 2x प्लस 3। तो यहाँ से -3 हो जाएगा इस साइड आएगा, तो 9 में से 3 गया 6 बराबर 2x, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 3 6, तो x बराबर आ चुका है 3। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 52 मिनट देर से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो ये है समय का क्वेश्चन, समय और दूरी। तो यहाँ पे हम देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, मतलब यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं, अगर आपको समझने में थोड़ा मैं आसान कर दूँ। तो ये ए और बी कोई जगह है, मतलब ए से बी तक जा रहा है, शहर है, तो ए से बी डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है चेतन अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से ड्राइव करता है, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल सामान्य है और एक्चुअल जितना में चला। तो यहाँ पे बोल रहा है सामान्य चाल का 3/5, अगर सामान्य 5 है तो इसका 3 भाग एक्चुअल में चला, है ना, ओरिजिनल स्पीड से ये चल सकता है, बट अभी चला तो ये। तो जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से हो और क्वेश्चन में भी पढ़ के ये समझ आ रहा है, सेंस आपको निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर टाइम कांस्टेंट है। तो उस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है पढ़ के डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे समय का रेशियो हो जाता है उल्टा, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है जब इस चाल से ड्राइव करता है, कितने चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो शहर बी में, मतलब ये शहर बी है, इसमें 52 मिनट देरी से पहुँचता है। तो क्वेश्चन में तो दिया है 52 मिनट देर पहुँचता है, बट यहाँ रेशियो में देख सकते हैं आप कितना समय देर लगा रहा है, सामान्य चाल से 3 में, और बट अभी चल रहा है जो ओरिजिनल मतलब अभी जो चला ओरिजिनल ये है ना, ओरिजिनल ये है, लेकिन चला ये किसी कारणवश हो सकता है स्पीड कम हो गया, पता नहीं क्या, लेकिन स्पीड कम हुआ
तो उसके समय ज़्यादा लग जाएगा। कितना ज़्यादा लगा? 3 से 5 हुआ तो 2 ज़्यादा लग गया, है ना? क्वेश्चन में बोला है 52 मिनट और यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो ये 2 मिनट ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या है, पूछा क्या है, ये ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है उसे शहर ए से ये बोल रहा है यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता तो उसे शहर से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे उसे हमें निकालना है, समय निकालना है। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता, ओरिजिनल स्पीड ये है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 दूनी 1 बचेगा, तो 2 छक्के तो 26 गुणा 5, तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। हम कुछ गलत किए क्या? क्वेश्चन में निकालना क्या था, यदि अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता तो उसे कितना समय लगेगा। अच्छा, टाइम निकालना था दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे 5 से गुणा नहीं करेंगे। क्वेश्चन में तो टाइम निकालना था। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता, मतलब 3 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये 26 गुणा 3, 3 छः 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 78 मिनट लगेगा उसको ए से बी जाने में। अगर वो स्पीड ओरिजिनल स्पीड से जाएगा, तो सामान्य चाल से चलेगा। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 2 मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ये है, मान लेते हैं किरण किरण और महेश, उनका दिया है मासिक आय। तो मासिक आय यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अनुपात में दिया है वैसे 5:8। उसके बाद बचत है 72,000 और मासिक व्यय दिया है, व्यय व्यय कितना है 2:4। उसके बाद इस तरीके से हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमें निकालना है मासिक आय किरण का, तो हम यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से रेशियो हम लिख लेंगे सबसे पहले और नीचे बचत लिखेंगे। तो बचत कितना है, दोनों 72,000 बचत कर रहे हैं दोनों, ये भी 72,000 बचत करता है। अच्छा, लड़की है बचत करती है और ये बचत करता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ओके, उससे ऐसे ही हम यूज़ करते हैं क्रॉस मेथड। तो 2 दूनी 4, 3 जीरो आ चुका है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ओके, ये हो जाएगा बराबर में इसका 8 दूनी 16 माइनस 5 चौक 20, तो ये कितना आया है, ये आया है 4। तो ये 4 है इतना वैल्यू, मतलब ये हम घटा लेंगे तो 0 0 0, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो 1 यूनिट का मान आ चुका है 4, सॉरी 4 यूनिट का मान आ चुका है इतना। तो 1 यूनिट के लिए निकालने के लिए हम 4 से भाग कर देंगे और हमें निकालना है किरण की मासिक आय। किरण की मासिक आय कितना है, ये है, तो 5 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 या 12, 2 बचा, 4 6 24, 3 जीरो गुणा 5, तो ये हो जाएगा 3 जीरो, 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, 5 दिया 15, 3 18। तो ये आ चुका है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,80,000 मासिक आय आ जाएगा किरण का। तो किरण का मासिक आय आ चुका है 1,80,000, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमें निकालना है लंब की लंबाई। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला आप जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, यही फॉर्मूला होता है। बेस जो है उसी पे लंब डाला गया है, उसका हाइट h है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 61.5। उसके बाद 1/2 और एक भुजा दिया है 12.3, मतलब बी दिया है 12.3 और हमें यहाँ से निकल जाएगा h मतलब हाइट निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 123 दशमलव है तो नीचे एक डिजिट में जीरो आ जाएगा, मतलब एक डिजिट के बाद दशमलव है तो नीचे 10 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे तो 10 10 कट जाएगा, तो दशमलव तो भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं दशमलव लिखने का। उसके बाद क्या ये 5 गुना है इसका, अगर हम यहाँ पे 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, फिर से 5 का 5, हाँ ये 123 का 5 गुना है। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। 123 का 5 गुना, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 615 आ गया। तो 123 एकम 123 और 123 पंचे 615। तो यहाँ से एच हम निकाल सकते हैं, एच आ जाएगा 2 गुना 5, तो ये 10 आ गया। ओके, यहाँ पे यूनिट मीटर है, आप हमें क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो 10 मीटर हाइट आ गया। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो यहाँ पे भुजा दिया है, यहाँ पे मैं भुजा लिख लेता हूँ। भुजा दिया है 7, 9, 12 सब सेंटीमीटर में। ओके, तो यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये हीरोइंस फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, सॉरी यहाँ पे एस नहीं आता है, एस माइनस ए। ओके, शुरू में एस आता है, अब एस क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, एस माइनस बी, वैसे ही एस माइनस सी। ओके, एस यहाँ पे होता है, तीनों का जोड़ करके आधा करेंगे तो वही एस होता है, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये एस होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 7 9 16, 16 17 18, 28/2। आप जोड़ लीजिए फिर से एक बार, 9 2 11, 11 7 8, 8 कहाँ हासिल, सॉरी 18 कहाँ हासिल, 8 मतलब हासिल 1, तो 1 1 2 तो 28 आ गया, तो ये आ जाएगा 14। तो एस आ चुका है हमारा 14। तो यहाँ पे हम एस का वैल्यू रख लेंगे, तो ये आएगा एस 14 गुणा में 14 माइनस ए कितना है 7, 14 में से 7 गया 7। ओके, हम फटाफट करने के लिए हम डायरेक्ट इसमें रख लेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा नहीं तो अगर पूरा इस पूरा लिखते जाए। तो हम डायरेक्ट रखेंगे, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 12 गया 2। तो अब हम जो जो रूट से बाहर निकलेगा उसको हम निकाल लेते हैं। जोड़ा वाला बाहर निकलता है, मतलब 14 गुणा, इसको हम 7 लिख सकते हैं, 14 7 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ये 7 और 7 बाहर निकल गया, अंदर में ये 2 और ये 2 ये फिर से बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचा, ये निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर, ये बचा √5 बचा। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 √5, और यूनिट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेटा 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि 3x + 7y बराबर 42 और 7x + 3y बराबर 58। तो यहाँ से हमें बहुलक निकालना है। तो यहाँ से हम बहुलक कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो दिया है लिख लेते हैं, 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई और 8, इसका हमें बहुलक निकालना है। और ये भी दिया है साथ में, यहाँ पे ऑप्शन में लिखना भूल गया था, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, 8 7 और 11, चौथा है 18। तो इसी में से कोई बहुलक होगा। तो आप देख सकते हैं ये दिया है, और बहुलक कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। क्या 8 ज़्यादा बार आ रहा है? 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार 8 आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 ये भी आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है? ये 2, और 18 1 बार आ रहा है। तो मुझे लगता है 18 तो नहीं होगा बहुलक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ 18 एक बार आ रहा है। तो चलिए फिर भी हम पूरा करते हैं। तो ये दिया है, और एक 3x + 7y बराबर 42 और 7x + 3y बराबर 58। तो ये दो इक्वेशन भी दिया है। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको करने का तो और कोई मेथड मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम x और y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं 3x इस तरीके से है, 7x इस तरीके से है, तो हमें दोनों बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और ये 3 7 21, तो ये कट जाएगा क्योंकि हम घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ये इसको हम 7 7 49, 3 3 9, तो 49 y माइनस 3 3 9, 9y, तो ये आ जाएगा 40y, है ना, 40y आ गया। उसके बाद इसको हम गुणा करके घटाएंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29। उसके बाद इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 5 15 16 17, तो ये आ चुका है ये वाला। इसको गुणा करने पर एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 5 15 16 17, ठीक है। यहाँ पे 40y बराबर आ चुका है हमारा। इसको घटाएंगे तो आएगा 4 में से 4 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 2 में से गया 1, तो y यहाँ से आ जाएगा 0 से 0, 4 दिया 12, तो y आ चुका है 3। y 3 आ चुका है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो y यहाँ पे रखेंगे 3, तो 7 या 21, 42 में से 21 जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 21 आएगा। फिर x बराबर आ जाएगा 3 7 21, तो x आ चुका है 7। तो यहाँ पे x आ गया है 7 और y आ चुका है 3। तो यहाँ पे 7 कितनी बार आ चुका है? अब 7 4 बार आ चुका है, तो हमारा बहुलक हो जाएगा
ऑप्शन 2 7। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू हम निकाले तो 7 आया, y का 3 आया, और बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो ये 7 हो गया है। तो यहाँ पे 4 7 बार आ चुका है, नहीं सॉरी, मतलब 7 4 बार आ चुका है, तो वही हमारा बहुलक होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पिता है, मान लेते हैं ये पिता, और उनके पुत्रों, पुत्रों लिखता हूँ है ना, दोनों पुत्रों को मैं यहाँ पे मैं लिखा हूँ पुत्रों, मतलब पिता को चलो मान लेते हैं x है, और पुत्रों को मैं दर्शा लेता हूँ y से। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। पुत्रों की वर्तमान आयु जो है, सॉरी पिता की जो वर्तमान है, ये पिता है, पिता की जो आयु है पुत्रों की आयु, पुत्रों की आयु के योग के दुगना। तो पुत्रों की आयु का योग है ये, पुत्रों का योग, ठीक है, उसको मैं y से दर्शाया। और क्वेश्चन में जो बोला है x जो है y का दुगना है, मतलब पिता दुगना है, कि x बराबर 2y आ चुका है। उसके बाद बोला है 20 वर्ष बाद, मतलब इसके 20 वर्ष बाद, 20 ईयर बाद बोला है जो पिता की आयु है, मतलब पिता है x और पुत्र की आयु के योग के बराबर। तो पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष बाद, ये 20 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो पुत्रों की आयु भी 20 साल बढ़ जाएगा, है ना, एक साल, मतलब एक पुत्र का आयु 20 साल बढ़ेगा, तो 2 यहाँ पे पुत्र है, तो 20 20 40 बढ़ जाएगा, तो y प्लस 40 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे रखेंगे, तो चलिए हम निकाल लेते हैं x बराबर y, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 40 में से 20 जाएगा तो ये प्लस 20 होगा। ओके, देखिए हम यहाँ पे बराबर क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है 20 साल के बाद जो पिता की आयु होगी पुत्रों की आयु का बराबर होगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इक्वल कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे x और y का इस तरीके से आएगा, तो हम x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेंगे इसमें। तो x बराबर y आ चुका है इस तरीके से, मतलब x बराबर y प्लस 20 आ चुका है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे x बराबर y प्लस 20 बराबर 2y। तो x सॉरी y उधर चले जाएगा तो y आ जाएगा हमारा 20। तो y क्या है, y है ये। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान है x, तो y बराबर यहाँ रख लेंगे, तो 2 इंटू वाई 20, y आ चुका है 20, तो ये आ जाएगा 40, तो x बराबर आ चुका है 40। तो और x यहाँ पे क्या था, पिता की उम्र थी, क्या थी, वर्तमान आयु थी, तो वर्तमान आ चुका है 40, तो यहाँ पे पिता की आयु आ चुकी है 40 वर्ष। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पिता है और उसके बाद है पुत्र की आयु, तो एक ही पुत्र है यहाँ पे, तो एक पुत्र लिख लेते हैं। पुत्र, पिता को हम दर्शा लेते हैं x से, पुत्र को दर्शा लेते हैं y से। और बोला है एक पिता की आयु जो है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 5 गुना है। पुत्र क्या है 5, y है, इसका 5 गुना पिता आ जाएगा। ओके, और साथ में ये भी बोला है यदि उनकी आयु का योगफल मतलब x प्लस वाई, ये दिया है 54 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, तो x बराबर 5y, तो x बराबर 5y यहाँ रख लिए, y पहले से ही था, ये 54 आ जाएगा, तो 6y बराबर 54, यहाँ से y आ जाएगा 6 नियम 54, तो y आ चुका है 9। और क्वेश्चन में क्या बोला था, पुत्र की आयु, पुत्र है y, तो y आ चुका है 9, तो पुत्र की आयु आ चुका है 9 वर्ष, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 6.5, 10.6, 19.7 और a का औसत 12 है। a का मान कितना है, तो ये है औसत का क्वेश्चन। तो ये है, मान लेते हैं ये दिया है क्वेश्चन में, वही लिख लिया सबसे पहले 10.6, 19.7 और तो जो जो क्वेश्चन में दिया है उसी को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, और साथ में दिया है इसका औसत 12। तो क्या आप इसको सिंपल फॉर्मूला से करोगे या फिर मतलब शॉर्टकट कोई मेथड यूज़ करोगे। तो चलिए जो फॉर्मूला होता है उसी से कर लेते हैं। ओके, जहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते वहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे। तो इसका औसत दिया है 12, कितनी संख्या है 1 2 3 4, टोटल 4 से हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा औसत। ठीक है, तो यहाँ से हम चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 7 6 13, 13 5 18 का 8 हासिल 1 9 9 6 15 15 1 16 का 6 हासिल फिर से 1 1
एक 2 एक 3, तो ये आ चुका है 368। और आप देख सकते हैं एक डिजिट के बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा और 36.8 आ चुका है। उसके बाद प्लस ए बराबर 4 बराबर 12, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 12 चौक 28, 28 इधर आ जाएगा, नहीं 28, 12 चौक 28 नहीं, 12 चौक 48 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा यहाँ से, और 36.8 घटा लेंगे, 36.8, तो ए बराबर आ जाएगा जो भी घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 6 गया 1, ये 4 में से 3 गया 1 और दशमलव, तो ए आ जाएगा हमारा 11.2, तो ए आ चुका है 11.2, हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये है एक ट्रेन है, चलिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नहीं सुरंग है, सुरंग है, सुरंग का लेंथ नहीं दिया है, ये निकालना है हमें, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ दिया है 1312 मीटर और इसका स्पीड भी दिया है 54 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, पूरा यूनिट मीटर में है तो हम इसको बदलेंगे नहीं, ठीक है, अगर किलोमीटर पर सेकेंड में रहता तो बदलते हैं हम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ट्रेन का, सॉरी सुरंग का लेंथ, और यहाँ पे ये भी दिया है कि कितने सेकंड में पार कर रहा है सुरंग को, जो कि दिया है 106 सेकंड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ये दिया है सुरंग, सुरंग का लेंथ, इसको हम डिवाइड करेंगे 54 से, जो कि होगा यहाँ पे 54 नहीं लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन का, तो यहाँ से दिया है 106, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1312 प्लस ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सुरंग, ये तो दिया नहीं, हमें निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन 54, तो इसको हम गुणा कर लेंगे 106 का 54 से, तो आ जाएगा, तो 106 100 प्लस 6 ये करेंगे 54, तो ये आ जाएगा 5420, 5420, ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32, ओके, तो ये आ जाएगा 4 2 4 3 7, ये 5, तो इसका गुणा किया तो आ चुका है 5724। अब इसको घटाएंगे 1 3 1 2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से गया 1, 7 में से 3 गया 4, 5 में से गया 4, 4412 मीटर आ चुका है लेंथ ऑफ सुरंग। तो कौन सा ऑप्शन 4412, 4412 हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये 4 ऑप्शन है और हमें बताना है इसमें कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखो आप बेसिक से कर सकते हो, भाग करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, फटाफट आप करो, 7 से जाएगा, 7 से 7 8 56, 7 में 63, ओके, इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हो। तो ये तो आप कर सकते हो, तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक भी बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे ये पहला ऑप्शन देख लो 682 5907, ये जो संख्या है इसको हमें निकालना है, मतलब बताना है कि हमें 7 से भाग, मतलब ये संख्या 7 से भाग जाएगा या नहीं। तो हम 3 जोड़ा बनाएंगे, ओके, ये हो जाएगा 907, इसको हम घटाएंगे अगला 3 जोड़ा से, तो 825, ठीक है, इसको घटाएंगे और ये जो आएगा उसको हम जोड़ेंगे 6 से, उसके बाद जो ही आएगा उसको हम देखेंगे क्या वो 7 से भाग जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो ये संख्या भी भाग नहीं जाएगा, तो ये हम घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 0, ये आ चुका है 82, 82 में से 6 जोड़ेंगे तो 6 7 8 8, क्या ये 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी नहीं, 7 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि 88 7 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी संख्या 7 से भाग नहीं जाएगा। उसी तरीके से ये नहीं जाएगा, उसी तरीके से इसको हम जोड़ा बनाएंगे 7 7 8, 7 7 8, अगला जोड़ा 660, इसको हम घटाएंगे तो 8, ये 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, अब जो बचा है लास्ट में 7 बचा है, इसको जोड़ लेंगे, 8 7 15 का 5 हासिल 1 1 1 2, ये 1, अब 125 के 7 से भाग जाता है, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, तो 7 ये 7 से नहीं जाएगा ये भी, क्योंकि लास्ट में 55 आ रहा है, 55 7 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं आ जाएगा भाग 7 से। तो अब हम इसको देखते हैं, 951 जोड़ा बना रहे 3 3 का, ओके, तो 951 132 घटाएंगे तो आएगा 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 819, अब क्या बचा 7, इसको जोड़ लेंगे, तो 9 7 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 और 1 8, 826 को अब भाग देते हैं 7 से, क्या ये जाएगा, तो 7 एकम 7, 1 बचा। देखो दोस्तों आप इसको भाग देना चाह रहे हो 7 से डायरेक्ट नहीं जा रहा है भाग, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रिक लगा सकते हो, ये आ चुका है 826, हमें पता करना है क्या ये 7 से भाग जाएगा, तो ये जो लास्ट में डिजिट आ रहा है इसको हम डबल करके इसमें घटा लेंगे,
ओके, आप हमेशा याद रखिए जब ज़्यादा नंबर हो तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। अब ये हमें इसमें भी एक ट्रिक लगाना है, 7 अगर डिविजिबल है या नहीं। तो हम ये जो लास्ट वाला डिजिट है 6, है ना, ये जो 6 है इसको हम डबल करके इसमें घटाएंगे। 6 का डबल किए 12, अब 12 इसमें घटा लेंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, तो आप 7 देख सकते हैं, ये आया 70। अब ये 70 क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, 7 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या है ये भी 7 से डिविजिबल होगी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिविजिबल हो चुका है। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 खर्च किए। फिर उसने उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। आपको मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। शुरू में जो कार का कीमत था 1,20,000 था। ये कार का कीमत था 1,20,000 और इसमें मरम्मत में फिर से खर्च हुआ है 28,500। 28,500 खर्च हुआ है, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और एसपी यहाँ पे दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 1,38,600। 1,38,600 आप देख सकते हैं ये करीब आ रहा है 0,058,224 1,48,000 इसका कार का खर्चा था और बेचा है 1,38,600 में। सॉरी, सुषमा लड़की है तो मतलब बेची है, तो आप देख सकते हैं कम में बेचा तो इसका नुकसान हो रहा है। ओके, नुकसान हो रहा है तो ये फायदा वाला जो प्लस प्लस है ये फायदा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका तो नुकसान हो गया। अब हमें नुकसान निकालना है, तो ये जो कितना का नुकसान हुआ है इसको लिख लेंगे ऊपर में, और हमें नुकसान निकालना है तो हम 1,48,000 से भाग कर लेंगे और हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, कितना नुकसान हुआ उसको आप यहाँ पे रख लीजिएगा और इसको सॉल्व करके आंसर करिएगा। ओके, अब आपको आंसर ये बताना है कि ऑप्शन 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा। आप जरूर कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो इसको करने का सबसे आसान तरीका और एक लाइन में आंसर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है क्रमशः वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे 50 प्लस 40 प्लस 50 गुणा 40, क्योंकि वृद्धि हो रही है। ओके, वृद्धि हो रही है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अगर घटता मतलब कमी होता तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, ये 0 से 0, तो ये आ चुका है 90 प्लस 4 पंचे 20, ये आ चुका है 110 और प्रतिशत। तो हमारा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, नहीं सी नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 110% हो चुका है, मतलब वृद्धि। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8,640 है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य 35% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100। यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर लॉस पूछता तो यहाँ पे -L लिखते हैं। उसके बाद बट्टे में प्रॉफिट हो रहा है और साथ में छूट, तो यहाँ पे हम 100 -D लिखेंगे। D मतलब डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में बोला है 35% अधिक। तो देखो दोस्तों 8,640 यहाँ पे कुछ काम नहीं है हमको। ठीक है, क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया है। यहाँ पे एमपी और सीपी का हम रेशियो लिख सकते हैं। एमपी और सीपी क्रय मूल्य से 35% अधिक, अगर ये 100 है तो 35% इसका अधिक कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस रख लेंगे, या फिर हम इसका सरल भी कर लेते हैं। 5 दूनी 3, 5 सत्ते, तो ये आ चुका है एमपी और सीपी का रेशियो। यहाँ पर रख लेंगे एमपी 27, ये हो जाएगा 20 बराबर 100 प्लस पी, डिस्काउंट हमें निकालना है। नहीं, हमें तो निकालना है, हाँ सही है, पी लिखेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया है 20% की छूट, तो यहाँ पे डी 20 लिखेंगे, तो 100 में 20 गया तो ये आ जाएगा 80। तो ये 0 से 0, सॉरी 0, 2 1 2, 2 चौक, उसके बाद 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10, 108 आ चुका है। 100 प्लस पी, तो यहाँ से पी निकल जाएगा, 108 में से 100 जाएगा तो 8 बचेगा। ओके, परसेंट में रहेगा क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रही है, क्वेश्चन में बोला है लाभ प्रतिशत, तो 8% हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको मैं आपको शानदार मेथड बताऊंगा यहाँ पे करने का, बिना फॉर्मूला के। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
डेसिमल चेक करेंगे, डेसिमल के बाद कितनी संख्या आ रही है। तो डेसिमल के बाद ये इस ब्रैकेट वाला देखेंगे पहले, ठीक है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 आ चुका है, 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव के बाद 9 आ चुका है, मतलब 9 डिजिट है। वैसे नीचे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे भी 9 डिजिट है। दशमलव के बाद ऊपर 9 डिजिट है, नीचे भी 9 डिजिट है। तो जब भी बराबर डिजिट रहता है तो आप दशमलव अब भूल जाइए। ओके, दशमलव अब इग्नोर कर दिया। अब देखिए इसको रहने दीजिए वैसे ही, 5.4 इसको हम लिख सकते हैं 54/10। उसके बाद ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस, क्योंकि हम दशमलव इग्नोर कर रहे हैं तो ये 1 1 1 आएगा, तो 1 का क्यूब लिख लिए। वैसे ये दशमलव इग्नोर कर लिए तो 3 3 3 मतलब 3 का क्यूब बटे में ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा ये, उसके बाद ये हो जाएगा 9 का क्यूब। ओके, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 54/10 इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 27 और 1 28 बटे ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 प्लस 9 का क्यूब होता है 729। इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 9 7 16 का 6, हासिल 1 2 2 4 1 5 और ये 7। इसके बाद हम इसको घटाएंगे, सॉरी भाग कर लेंगे, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये 0, 7 8 56। और ये देख सकते हैं 54 का 1 गुना है, ये 2 गुना है ना, 54 का 2 गुना ये, तो ये 2 एकम 2 2 दूनी, तो ये आ चुका है 2/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.2। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई भी एक बिंदु पी है। यदि पी ए बराबर 85 सेंटीमीटर, पी बी 65 सेंटीमीटर और पी सी 5 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पी डी हमें निकालना है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक आयत है, इस तरीके से आयत, और क्वेश्चन में ये ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी आयत है। कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं पी है और बोला है पी ए, तो ये पी ए मिला लेते हैं, ये आ जाएगा 85। पी बी मतलब ये पी और बी ये है 65। उसके बाद पी सी, ये पी सी ये है 5 और पी डी हमें निकालना है, ये निकालना है हमें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे शानदार ट्रिक, और मैं बोलूँ यही एक अभी तक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन मैं डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका मस्त मतलब सबसे शानदार तरीका बताऊंगा। यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। अब ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्यों बोलते हैं कि ये जो दिख रहा है ये ब्रिटिश फ्लैग की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं। बट ये होता क्या है? ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम होता क्या है? देखिए, ये थ्योरम बोलता है पी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये होगा पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये थ्योरम होगा। ओके, तो ये थ्योरम में जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। मतलब 4 तो दिया है, सॉरी मतलब 4 में से 3 दिया है, तो यहाँ से हम पी डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पी ए हम लिख लेते हैं जो जो दिया है 85 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है, पी सी 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, बराबर पी बी दिया है 65 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको उसका भी और आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे आप 5 स्क्वायर सभी से कॉमन ले लो, ये बराबर किस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या, देखो आप यहीं से आप आंसर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, अब जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन 2 ही सिर्फ 5 का मल्टीपल है ना, 5 इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। 5 यहाँ से कॉमन निकला, मतलब 5 स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ पे 5 एकम 5 3 5 7 35 17 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 एकम 5 5 स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ 5 स्क्वायर एक यहाँ पे 1 बचा, 5 या 15 13 का स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 289, 289 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 290। अब 290 में से 13 का स्क्वायर घटाएंगे मतलब 169, तो ये आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 1 हाथ से चल गया था, तो 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, तो 121 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 121 होता है क्या, 11 का स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल से ये 5 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 5, वैसे 11 बाहर निकलेगा, मतलब 11 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 11, तो 11 ये आ चुका है 11 × 5 = 55 पी डी। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले भी बताया था आंसर 2 होगा क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24।
तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है? देखिए, एक फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब हमें डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये आएगा 100 प्लस 2, प्रॉफिट 2 है तो ये हो जाएगा 102, डिस्काउंट है 25 तो ये आ जाएगा 75। तो एमपी और सीपी का रेशियो आ चुका है इतना। अब हमें निकालना है जो मार्क प्राइस है ना, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो हमें इतना ये निकालना है जो कॉस्ट प्राइस है इसको कितना बढ़ा के मार्क किया गया है, ठीक है, अंकित किया गया है मतलब। तो आप देख सकते हैं 75 से कितना ज़्यादा है, 75 से 25 और 2 मतलब 100 तक जाएंगे तो 25 और 2 और ज़्यादा मतलब 27 बढ़ाया है, ठीक है, 27 बढ़ाया है। बट किस पे बढ़ाया है? सीपी पे बढ़ाया है, तो नीचे 75 लिखेंगे और हमें परसेंट में लिखना है मतलब बताना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 25 तिया 25 चौक 25 तिया, ये 3 एक कम 3 नियम, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36। तो 36% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 25 मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। नाव्या और भाव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। यदि वे भाव्या से शुरुआत करते हैं, एकांतर दिनों पर काम करे, तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती है। तो ये क्वेश्चन है समय और कार्य का, और उससे भी बेहतरीन ये है एकांतर दिनों पर कार्य करने वाला। तो मैं तो सोच रहा था लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बताऊं, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करें और कमेंट करें। तो ये चलिए, हो सकता है बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न करे, तो मैं आपको ये क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ। तो ये नाव्या है और ये भाव्या है। ये 40 दिन में करती है काम और ये करती है 60 दिन में भाव्या। नहीं ये तो मिस्टेक हो चुका है, ये 0 आएगा यहाँ पे ना, 40 आएगा, मतलब नाव्या 40 दिन में काम करती है और भाव्या 60 दिन में। जब भी इस तरीके से हो हम इसका एलसीएम लेके वही टोटल वर्क होगा हमारा। तो इसका एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका 6 का मतलब ये जो 60 है इसका हम पहाड़ा यहाँ पे लिखेंगे 60, 120, 180। तो ये पहाड़ा है, आगे भी लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है, स्टार्टिंग से चेक करना है कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए। ओके, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लिखो और शुरू से चेक करो कौन जो संख्या है जो पहाड़ा है वो दोनों से कट जाए। 60 से 60 कट जाएगा बट 40 से नहीं कटेगा 60, तो ये एलसीएम नहीं होगा हमारा। ये कट जाएगा 60 से, ये कट जाएगा 40 से भी ये कट जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम आ चुका है 120, यही होगा हमारा टोटल वर्क। उसके बाद टोटल वर्क आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है। देखिए दोस्तों, ये टोटल वर्क आ चुका है, हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसको हम भाग करेंगे 40 से, तो नाव्या का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 0 4 तिया, तो ये 3 आ चुका है नाव्या का एफिशिएंसी, और ये आ जाएगा 2 भाव्या का एफिशिएंसी, ये आ चुका है। अब भाव्या से शुरुआत हो रहा है, ये भाव्या है, भाव्या से शुरुआत करती है। भार्या पहला दिन आएगी, अगले दिन कौन आएगा? नाव्या आएगी। तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? भाव्या का एफिशिएंसी 2 है, तो पहला दिन 2 काम कर लेगी, फिर अगले दिन नाव्या आएगी। नाव्या कितने दिन काम करेगी? सॉरी, एक दिन में कितना काम कर लेगी? 3 काम कर लेगी। तो टोटल काम हो गया 5। कितने दिन में? 2 दिन में। पहला दिन भाव्या आई, अगले दिन नाव्या आई, 2 दिन में 5 काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल वर्क है हमें कुछ इस तरीके से गुणा करना है कि 120 तक आ जाए। ओके, मतलब ये हमें 5 से ऐसी संख्या का गुणा करना है जो 120 दे दे हमें। तो कौन सी संख्या है? तो 5 का कितने से गुणा करें कि 120 आए? तो 60 नहीं 20, 20 पंचे 100 होता है, 24 होगा। कैसे? आप चेक कर ले सकते हैं। 5 चौक 20 का शून्य हासिल, तो 5 दूनी 10, 2 12, तो 5 का गुणा करेंगे 24, तो 120 आ गया। तो यहाँ पे 24 का गुणा किए, तो यहाँ भी हम 24 का गुणा करेंगे। ओके, दोनों जगह गुणा करेंगे। 24 पंचे 120, तो 120 जो टोटल वर्क है। ओके, 120 टोटल वर्क आ चुका है। उसी तरीके से 24 यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 24 आ चुका है, तो 24 दूनी 48। मतलब दोनों एकांतर दिनों में अगर काम शुरू करते हैं तो टोटल जो वर्क है 120 वर्क है, 48 दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में भी यही बोला था, दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं, तो टोटल 48 दिन लग जाएगा उनको। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन किसी दूसरे वीडियो में मतलब उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अगले दिन में अगले शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।